हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ऐसा है, बौद्धकालीन शिक्षा। ये टॉपिक आपके पेपर बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट में है और बीएड सेकंड ईयर के पेपर थर्ड में है। तो ये कॉमन टॉपिक है जिसे हम एक ही क्लास में कवर कर लें तो आपका भी समय और मेरा समय दोनों ही बच जाएगा। और ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हर बार आता है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसलिए हम इसे काफ़ी डिटेल से कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ज़्यादा देर ना करते हुए। अब हमारे पास समय भी कम है और रिवीजन भी करना है सभी टॉपिक का, तो इसलिए अब 8 अगस्त से ही एग्ज़ाम है। उससे पहले पहले जितना हो सकेगा आपको क्लासेस दी जाएंगी, जिससे हम सारे टॉपिक का यहाँ पर रिवीजन कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले अगर बात करें बौद्ध शिक्षा को जन्म किसने दिया, तो ये जो जन्म है ये महात्मा गौतम बुद्ध जी ने दिया था। बौद्ध शिक्षा को जन्म दिया था और यह शिक्षा 1500 वर्ष से अधिक समय तक प्रचलित रही थी। इसकी कई सारी विशेषताएं हैं। बौद्ध कालीन शिक्षा और वैदिक कालीन शिक्षा में काफ़ी समानताएं भी हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन वहीं पर कुछ भिन्नताएं भी हैं। उसके आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत वैदिक धर्म से कुछ अलग हमें देखने को मिलते हैं बौद्ध शिक्षा में। बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए एक विशिष्ट या फिर एक विशेष शिक्षा प्रणाली का संगठन किया गया, जिसे हम बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। इस प्रणाली में कई सारी विशेषताएं हैं, जिनमें पहली विशेषता काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पवज्जा संस्कार। और यही जो पवज्जा संस्कार है, इसी संस्कार को हम वैदिक कालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार के नाम से जानते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा तो देखिएगा पवज्जा संस्कार के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसका अर्थ क्या है। तो पवज्जा का शाब्दिक अर्थ हो जाता है बाहर जाना, यानी कि गोइंग आउट। तो इस संस्कार का जो अभिप्राय है, वो बालक क्या करता है, अपने परिवार और अपनी पूर्व स्थिति, अपनी पहले की चीज़ों को छोड़ करके संघ में प्रवेश करता था और अपने गुरु के साथ वह चला जाता था शिक्षा को प्राप्त करने। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्कार का संबंध केवल ऐसे ही व्यक्तियों से था जिनका उद्देश्य क्या था, बौद्ध भिक्षु बनना। और यह संस्कार 8 वर्ष की आयु से पहले नहीं होता था। जब बालक 8 वर्ष का हो जाता था तभी इस संस्कार को किया जाता था। अब देखिएगा यह जो संस्कार है ये कहाँ से लिया गया, तो विनय पिटक के अंदर पवज्जा संस्कार का वर्णन किया जाता है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पवज्जा संस्कार के लिए बालक के सारे जो बाल हैं सर के, उसे मुड़वा दिया जाता था, पीले वस्त्र उसे पहनना होता था। प्रवेश करने के वाले जो भिक्षु होते थे मठ के, उनके चरणों में अपने सिर, अपने मस्तक को रखना पड़ता था, यानी कि स्पर्श करना होता था बालक को, और उनके सामने पालती मारकर भूमि पर बैठ जाता था बालक। उसके बाद मठों का सबसे बड़ा जो भिक्षु है वह उसे 3 बार एक शपथ लेने को कहता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। यह शपथ दिलाया जाता था जो सबसे बड़ा भिक्षु मठ का होता था, उसके द्वारा बालक को। तो यह संस्कार है जिसके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपने देखा है। आगे भी देखिएगा, जब बालक यह शपथ ले लेता था उसके बाद उसे 10 आदेश भी दिए जाते थे, जैसे कि चोरी ना करना, किसी जीव की हत्या ना करना, झूठ ना बोलना, अशुद्ध आचरण ना करना, वर्जित समय पर भोजन ना करना, मादक वस्तुओं यानी कि किसी नशे वशे का प्रयोग ना करना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग ना करना, जैसे आप आजकल घंटों शीशों के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारते रहते होंगे, या फिर क्रीम पाउडर वगैरह वगैरह सब चीज़ यूज़ करते हैं। तो उनको इन सब चीज़ों का मतलब इनको इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं किया गया था। वो श्रृंगार नहीं कर सकते थे, बिना दिए हुए किसी वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकते थे, बिना कोई अगर देता था तभी चीज़ों को ले सकते थे। सोना चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं का दान ना लेना,
नृत्य, संगीत, तमाशे आदि के पास जाने का प्रयास भी ना करना। नृत्य, संगीत ये सब चीज़ें तो देखना ही उनको अलाउ नहीं था, ना ही उनके पास जाना या फिर प्रयास करना भी अलाउ नहीं था। तो ये सारे आदेश दिए जाते थे भिक्षु के द्वारा और इनका पालन भी करना होता था बालक को। इन आदेशों के बाद बालक क्या कहलाता था? नवशिष्य श्रमण या सामनेर कहा जाता था तथा उसे द्वारा चुने गए जो भिक्षु हैं, भिक्षु से 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता था बालक। इसके बाद जब ये उसने आदेश ले लिया, शपथ ग्रहण कर लिया, उसके बाद बालक को क्या कहा जाता था? सामनेर या नवशिष्य। और यह जो शिक्षा है वो 12 वर्ष तक चलती थी। अगला उपसंपदा संस्कार का है। नवशिष्य के रूप में 22 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 8 जो छात्र है वो मठ को छोड़ना उसे होता था। यह अनिवार्य है कि अगर 12 वर्ष तक शिक्षा उसने ग्रहण कर ली, 22 वर्ष का हो गया, उसके बाद वह क्या करेगा? मठ को त्याग देगा या छोड़ देगा। यह अनिवार्य है, ऐच्छिक नहीं है कि भाई मन है तो छोड़ो, नहीं मन है तो नहीं छोड़ो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह अनिवार्य था और वह उपसंपदा संस्कार संपादित करने पूर्ण भिक्षु की स्थिति प्राप्त कर लेता था और बौद्ध संघ का एक स्थायी सदस्य बन सकता था। उपसंपदा संस्कार बौद्ध संघ के कम से कम 10 भिक्षुओं की उपस्थिति में होता था। इसमें क्या करता था? नवशिष्य का आचार्य भी होता था, वह अन्य भिक्षुओं को नवशिष्य का परिचय देता था। उसके बाद नवशिष्य से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते थे। उनके उत्तरों को सुनने के बाद वे बहुमत से निर्णय लेते थे कि इसे हम उपसंपदा ग्रहण करने का अधिकार है भी कि नहीं है। तो इस प्रकार निर्णय यह सिद्ध करता है कि उपसंपदा संस्कार में जनतंत्रीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। तो उपसंपदा का मतलब यह है कि जब शिक्षा ग्रहण कर लेता था बालक, पूरी शिक्षा उसकी हो जाती थी, उसके बाद उपसंपदा संस्कार होता था और उसके पहले पवज्जा संस्कार किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे कई सारे इनको आदेश का पालन करना पड़ता, जैसे वृक्षों के नीचे वास करना, साधारण वस्त्र पहनना, सात्विक भोजन करना, भोजन के लिए भिक्षा मांगना, औषधि के रूप में गोमूत्र का सेवन करना, चोरी और जीव हत्या न करना, अलौकिक शक्तियों का दावा न करना कि कोई अलौकिक शक्ति भी है इस देश में, ऐसा दावा न करना, और स्त्री से यौन संबंध न बनाना। ये सारे आदेश उन्हें दिए जाते थे उपसंपदा संस्कार में। अब आगे देखिए, एक टिप्पणी भी लिखी गई है कि बालक और पुरुषों के समान बालिकाओं और स्त्रियों को भी पवज्जा और उपसंपदा संस्कार का अधिकार प्राप्त था। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ बालक और पुरुषों को ही ऐसा अधिकार है, ऐसा स्त्रियों और बालिकाओं को भी अधिकार दिया गया था। अगला जो गुण है या विशेषता है विद्यार्थित्व का। बौद्ध शिक्षा के द्वारा सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के व्यक्तियों के लिए द्वार खुले थे, सभी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, किसी भी जाति से हों, कोई भी पाबंद नहीं थी। सभी तरीके के बच्चे शिक्षा को ग्रहण कर सकते थे, केवल चांडालों को छोड़ करके। चांडालों के जो बच्चे थे वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। छात्रों में राजाओं, व्यापारियों, दर्जियों और मछली पकड़ने वालों के पुत्र थे। इसमें अधिकांश संख्या ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों की होती थी। जो बच्चे ब्राह्मण घर से या क्षत्रिय घर से आते थे उनकी संख्या ज़्यादा होती थी। आगे है विद्यार्थियों का चुनाव करना। तो सिद्धांत रूप में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को था, लेकिन 10 वर्गों के किसी व्यक्ति का विद्यार्थित्व के लिए चुनाव नहीं किया जाता था। अगर कोई बच्चा मतलब कोई जो बच्चा है या बालक है नपुंसक है, या जो दास या ऋणी हो, जो राजा की नौकरी में लगा हो, जो डाकू घोषित किया जा चुका हो, जो कारावास से भाग आया हो, जिसका कोई अंग भंग हो गया हो, जिसके शरीर का कोई भाग विपरीत हो या फिर वह अपंग हो, जिसको राज्य से कोई दंड मिला हो, जिसने अपने माता पिता की आज्ञा ना मानी हो, या फिर जिसको कोई रोग हो, खुजली, कोढ़, इन सब चीज़ों का, अछूत रोग जो है ये अगर है, छूत का कोई रोग, तो ये सारे बच्चे विद्यार्थी नहीं बन सकते थे या फिर बौद्ध मठ में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। आगे देखिएगा, शिक्षा आरंभ करने की आयु क्या है। तो डॉक्टर A.S. अल्तेकर के अनुसार शिक्षा आरंभ करने की न्यूनतम आयु 8 वर्ष की है और यह आयु उन्हीं बालकों के लिए निर्धारित की गई है जो संघ में प्रवेश करने का निश्चय कर लेते थे, और संघ में प्रवेश करने वाला बालक उनके किसी भिक्षु को अपने शिक्षक के रूप में चुनता था।
तो क्या आयु थी आरंभ करने की शिक्षा को? 8 वर्ष थी। बस आपको इतना ही याद रखना है। अगला है अध्ययन की अवधि क्या है? तो पवज्जा के बाद अध्ययन की अवधि 12 वर्ष की थी, उपसंपदा की 10 वर्ष की थी। पवज्जा संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता है और इसकी प्रकार शिक्षा की पूर्ण अवधि 30 वर्ष की मानी जाती है। उपसंपदा संस्कार के बाद 10 वर्ष की शिक्षा और पवज्जा संस्कार के बाद 12 वर्ष की शिक्षा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 30 वर्ष तक शिक्षा अध्ययन की अवधि थी। आगे है अध्ययन के विषय कौन कौन से हुआ करते थे? तो सब्जेक्ट जो थे वो अध्ययन के विषय, इसमें कई सारे विषय आते हैं, धार्मिक और पूर्णतः लौकिक दोनों विषय थे, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर पढ़ाया जाता था न्याय शास्त्र, संस्कृत साहित्य, चिकित्सा शास्त्र और धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। तो ये सारे शिक्षा वहाँ पर दी जाती थी। साथ ही उसे नागरिक छात्रों को नागरिक के रूप में राज्य और समाज के लिए उपयोगी बनकर उनकी सेवा कर सकें, ऐसी भी शिक्षा उन्हें दी जाती थी। साथ ही बहुत सारी तरह की शिक्षा, दर्शन की शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, इस तरीके की शिक्षा दी जाती थी जिससे बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। तो ये सारी चीज़ें अपनी है। अगला है शिक्षा की पद्धति कैसी है या मेथड ऑफ एजुकेशन कैसा है, कैसा था उस समय? तो बौद्धों ने ब्राह्मणों की व्यक्तिगत शिक्षा पद्धति का अनुकरण न करके सामूहिक शिक्षा पद्धति का उपयोग किया था। शिक्षा केंद्रों में विभिन्न भिक्षुओं के द्वारा छात्रों को सामूहिक रूप से शिक्षा दी जाती थी, यानी कि कई सारे बच्चों को इकट्ठा बैठा करके सामूहिक रूप से शिक्षा को प्रदान किया जाता था। शिक्षण की विधि कैसी थी? शिक्षण की विधि प्रायः मौखिक थी, कोई वहाँ पर कलम और कॉपी ये सब हुआ नहीं करते थे। तो जो भी गुरु बोलते थे वही शिष्य अपना कंठस्थ कर लेते थे या फिर याद कर लेते थे, बस यही होता था। वहाँ पर कोई भी ऐसी विधि नहीं थी कि लिख सके बच्चा, क्योंकि कॉपी कलम तो होता ही नहीं था। तो इस प्रकार भाषण दिया जाता था, प्रश्नोत्तर विधि अपनाई जाती थी। प्रश्न पूछता था, अगर जब टॉपिक एक कवर हो जाएगा उसके बाद जो गुरु है वो क्या करता, प्रश्न पूछता और बच्चे उसका आंसर देते थे। ऐसी ही विधि अपनाई जाती थी। यहाँ पर एक जो है परिभाषा दी गई है गुरनार मिर्डल ने। शास्त्रीय विद्वानों को प्रोत्साहित किया जाता था। इस प्रकार की विद्वता सभाएं बौद्ध उच्च शिक्षा की एक अनोखी विशेषता थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है छात्र जीवन संबंधी कुछ नियम है जो आपको अच्छे से ध्यान देना है। पहला नियम है भोजन का, कि छात्रों को भोजन जो करना है वो अत्यंत साधारण होना चाहिए। वे दिन में केवल 3 बार ही भोजन कर सकते थे। इसके अलावा अगर उन्हें भूख भी लगी तो वो भोजन नहीं कर सकते थे। और वे अपने शिक्षक अपने रात्रि भोजन के लिए प्रायः कहीं ना कहीं निमंत्रित रहते थे, उन्हें कहीं ना कहीं निमंत्रण मिला ही होता था। वस्त्र कैसा पहनना था उनको? तो वस्त्र वे साधारण पहनते थे। कोई भी वैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनने का उनको अधिकार नहीं दिया गया था, और जिसको समग्र रूप में तिसिवरा कहा जाता था। स्नान के लिए भी कुछ आदेश दिए जाते थे, कुछ पालन करना पड़ता था। छात्रों को सरोवरों में यानी कि तालाबों में स्नान करना होता था। जल में खेल ना करना। अब नहाने के समय भी कई सारी बातों को ध्यान रखना होता कि उन्हें जल में जा कर के तालाब में वो एक दूसरे पर पानी ना फेंकें या फिर खेल कूद ना करें। अपने शरीर को किसी वस्तु या सरोवर में स्नान करने वाली किसी छात्र के शरीर से ना रगड़ना। तो इस तरह की चीज़ें उनको पालन करना पड़ता था। भिक्षाटन की प्रक्रिया थी। छात्रों को प्रातः काल उठ करके भिक्षाटन के लिए जाना पड़ता था, भिक्षा को मांगने, और उसके बाद ही वह मौन रूप से भिक्षा की याचना करते थे। उन्हें बोलकर भिक्षा भी नहीं मांगनी है कि भाई दे दो ऐसे करके, वो मौन खड़े रहते थे। जहाँ भी जाते थे जिसके भी दरवाजे पे तो खड़े रहते थे चुपचाप। उन्हें भिक्षा मिल जाती तो ठीक है, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। अनुशासन देखिएगा तो छात्र अनुशासन पर अत्यधिक बल दिया जाता था। छात्र को फूल पत्तियां तोड़ने, संपत्ति रखने, सार्वजनिक स्थानों पर तमाशा देखने, हानिप्रद खेलों में भाग लेने, शरीर को अलंकृत करने, गाली गलौज और झगड़ा, इन सभी पर पूरा निषेध था। और इसी प्रकार उनको अनुशासन का पालन करना पड़ता था। उनको दंड भी दिया जाता था अगर वो ये जो है सारे कार्य अगर करते हैं, झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तमाशा देखते हैं, फूल पत्तियां तोड़ते हैं, तो उन्हें दंड भी दिया जाता था। और जब ये अनुशासनहीनता ज़्यादा हो जाती थी तो उन्हें संघ से निकाल भी दिया जाता था।
ये चीज़ें थी। गुरु शिष्य का संबंध कैसा था? गुरु शिष्य का संबंध पिता और पुत्र के समान होता था। सुबह उठकर बालक क्या करते थे? जो गुरु हैं उनके लिए दातुन और मुंह धोने के लिए जल लाकर रख देते थे। फिर वह अपने शिक्षक के बैठने के स्थान को साफ करते थे। जब शिक्षक आते थे तब वह उनसे कोई पेय पदार्थ देते थे। वह शिक्षक के बर्तनों को साफ करते, उनके बैठने के स्थान को साफ करते। वह क्या करते? जब शिक्षक के पहले लौटकर भोजन की व्यवस्था भी करते। देखिए, जो गुरु हैं वह भी जाते थे भिक्षा मांगने और साथ ही शिष्य भी जाते थे, लेकिन उनको अपने गुरु से पहले ही लौटना होता था। और लौटने से पहले, जब तक गुरु वापस ना आए उससे पहले पहले लौट करके सारा काम भी देखना होता था। गुरु के खाने की व्यवस्था करना, बैठने की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें करना होता था। और यदि शिक्षक बीमार हो जाता तो वह उसकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहता था। लेकिन सिर्फ छात्र का ही यह कर्तव्य नहीं था, गुरु का भी था कि अगर बच्चों के प्रति भी गुरु का भी कुछ कर्तव्य था। उन्हें भोजन उनके लिए व्यवस्थित करना, उनके रहने के लिए व्यवस्था करना, खाने पीने की व्यवस्था करना, ये सारी व्यवस्थाएं शिक्षक भी करता था। तो ये सारी चीज़ें थी। आगे है खेल कूद व शारीरिक व्यायाम के लिए भी कुछ यहाँ पर मानदेय थे। कुछ नैतिक विकास को ही नहीं, सिर्फ साथ ही उनके शारीरिक विकास को भी महत्व दिया जाता था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई प्रकार के खेल कूद, शारीरिक व्यायाम, कुश्ती लड़ना, मुक्केबाजी करना, भूमि जोतना, तीर चलाना या फिर रथों की दौड़, ये सारी चीज़ करवाई जाती थी जिससे बालक का शारीरिक विकास भी अच्छे से हो सके। सामान्य विद्यालय की अगर बात की जाए तो भारत में सामान्य विद्यालयों की परंपरा स्थापित करने का श्रेय बौद्ध धर्म को ही जाता है। इसका कारण यह है कि बौद्ध मठ धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त सामान्य शिक्षा के भी केंद्र हुआ करते थे। बालक घर पर अपने माता पिता के साथ रहकर भी शिक्षा को प्राप्त कर सकते थे। ऐसा आवश्यक ही नहीं था कि वह गुरु के पास जाकर ही या मठों में जाकर ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए सामान्य विद्यालय भी थे। इस प्रकार वे मठ बहुत कुछ सामान्य विद्यालयों की भांति हुआ करते थे। यहाँ पर एक परिभाषा गुन्नार मिल्टन ने दी है। मठ विद्यालय अधिकतर सामान्य विद्यालय की भांति कार्य करने लगी क्योंकि बालक अपने परिवारों के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। तो यह व्यवस्था भी थी बौद्ध कालीन शिक्षा में। लोक भाषाओं का प्रोत्साहन दिया गया। महात्मा बुद्ध के आदेशानुसार भिक्षुओं को उनकी स्वयं की भाषा में शिक्षा दी जाती थी। इसका परिणाम बताते हुए डॉक्टर R.K. मुखर्जी कहते हैं कि बौद्ध धर्म ने देश की लोक भाषाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया और बौद्ध शिक्षा संस्थाओं में संस्कृत के बजाय लोक भाषा ने शिक्षा के माध्यम का स्थान ग्रहण कर लिया। बच्चे जो भी भाषा अपने घर परिवार में बोलते थे, समाज में बोलते थे, वह भाषा उनको उसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। ऐसा व्यवस्था थी वहाँ पर। सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा कैसी थी? तो बौद्ध शिक्षा आरंभ में धार्मिक थी और उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित थी जो बौद्ध धर्म को अंगीकार करते हुए भिक्षु बनते थे केवल। लेकिन जैसा कि डॉक्टर A.S. सल्तेकर कहते हैं कि बौद्ध धर्म को जनप्रिय बनाने के लिए या लोगों के लिए प्रिय बनाने के लिए बौद्धों ने मठों में सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का भी कार्य लगभग पहली शताब्दी से आरंभ कर दिया था। शिक्षा का जनतंत्रीय आधार क्या था? तो बौद्धों ने शिक्षा को जनतंत्रीय आधार प्रदान करते हुए चांडालों के अतिरिक्त सभी जातियों के बालकों और बालिकाओं को समान शिक्षा का अवसर प्रदान किया। शिक्षा संस्थाओं का जनतंत्रीय संगठन। बौद्ध शिक्षा केंद्रों का संगठन जनतंत्रीय आधार पर किया जाता था। डॉक्टर महेश चंद्र सिंघल लिखते हैं कि शिक्षा केंद्रों का संचालन जनतंत्र के सिद्धांतों पर होता था। एक विद्वान भिक्षु शिक्षा केंद्रों का प्रधान संचालक नियुक्त किया जाता और प्रधान की अधीनता के आधार पर ही जो भी चीज़ें होती थी वहाँ पर कराई जाती थी। आगे देखिएगा, संगठित शिक्षा संस्थाओं का उदय कैसे हुआ? तो वैदिक काल में संगठित शिक्षा संस्थाओं का अभाव था क्योंकि शिक्षा प्रदान करने का कार्य व्यक्तिगत शिक्षकों के द्वारा किया जाता था। इसके विपरीत बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान करने का कार्य संगठित शिक्षा यानी कि ग्रुप एजुकेशन जो है उसको स्टार्ट किया गया बौद्धकालीन शिक्षा में। यहाँ पर भी एक परिभाषा लिखी है डॉक्टर A.S. सल्तेकर ने। उन्होंने कहा कि
यह कहना उचित होगा कि संगठित सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं का उदय है वो बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण ही माना जाता है। तो ये कई सारी विशेषताएं हैं जो आपने देखी। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये यहाँ पर होगा कि आपको जो भी यहाँ पर सबसे पहले आप ये हेडिंग जो है वो याद कर लेंगे, जैसे शिक्षा आरंभ करने की क्या आयु है, अध्ययन की अवधि क्या है, अध्ययन के विषय क्या हैं, पवज्जा संस्कार या फिर विद्यार्थी। तो इस तरीके की आप हेडिंग याद कर लीजिए। इसके बीच में जो भी लिखा है वह तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। ज़रूरी यह है कि आपको हेडिंग याद होगी तो आप अच्छे से बढ़ा चढ़ा करके अपने शब्दों में आंसर को बढ़ा करके लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, हेडिंग्स को याद करने का ज़्यादा प्रयास करेंगे, क्योंकि अब समय कम है। तो आप सभी टॉपिक, अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें जो हेडिंग मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं और साथ ही परिभाषा जो है, डेफिनेशन, उन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या होगा, एक अच्छा तरीका होगा आपका सारा टॉपिक कवर करने का। तो इस तरीके से आज का ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और ये क्लास बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए हेल्पफुल होगी। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।